एक आलीशान होटल का कमरा, जहां खुशियां होनी चाहिए थीं, वहां मातम जैसा सन्नाटा पसरा है। कमरे के एक कोने में फर्श पर सिमटी बैठी है शिवन्या, जो दुल्हन के लिबास में है और बुरी तरह रो रही है। लेकिन ये आंसू विदाई के नहीं, बल्कि उस अपमान के हैं जो उसे वहां मौजूद हर शख्स से मिल रहा है। वहां मौजूद दूल्हे की चाची कामिनी ताना मारते हुए कहती है कि सुप्रिया जी, अपनी बेटी को कैसे संस्कार दिए हैं। अगर इसे दुल्हन बनने का इतना ही शौक था तो पहले ही बता देती, अपनी बड़ी बहन के दूल्हे पर ही डाका डाल दिया। ऐसी लड़की की वजह से समाज में थू थू हो रही है। कामिनी मन ही मन चिढ़ रही है, क्योंकि शिवन्या के इस कदम ने उसकी किसी गहरी चाल को बिगाड़ दिया है। दूसरी तरफ दूल्हे आदित्य की मां संजना भी गुस्से में है। वो शिवन्या की मां सुप्रिया से कहती है कि मेरा बेटे तो पहले ही इस शादी के लिए तैयार नहीं था, बड़ी मुश्किल से उसे मनाया था। अगर शिवन्या को आदित्य इतना ही पसंद था तो पहले बता देती, हम बड़ी बहन शिवानी की जगह इसी से शादी करवा देते। कम से कम ये तमाशा तो नहीं होता। बेबस शिवन्या जब अपनी मां को पुकारती है तो सुप्रिया उसे दिलासा देने के बजाय एक जोरदार तमाचा जड़ देती है। सुप्रिया चिल्लाकर कहती है कि तूने कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा, काश तू पैदा होते ही मर गई होती। वो शिवन्या पर इल्जाम लगाती है कि उसने अपनी बड़ी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी। लेकिन जैसे ही सुप्रिया शिवन्या के करीब जाती है, कहानी का असली और खौफनाक चेहरा सामने आता है। सुप्रिया उसके कान में फुसफुसाकर धमकी देती है कि अगर जुबान खोली या सच बताया तो तेरे अपाहिज बाप और दादी को सड़क पर ले आऊंगी। चुपचाप ये सारे इल्जाम सहती रहे, वरना अंजाम बुरा होगा। नाटक को और गहरा करने के लिए सुप्रिया सबका ध्यान भटकाने के लिए शिवन्या का गला दबाने की कोशिश करती है और चिल्लाती है कि मैं इसे आज जिंदा नहीं छोड़ूंगी। शिवन्या की सांसें थमने लगती हैं, लेकिन वो सच नहीं बोल पाती। आखिर क्या राज छुपा है इस शादी के पीछे? क्यों एक माँ अपनी ही बेटी की दुश्मन बनी हुई है? क्या शिवन्या ने ये सब अपनी मर्जी से किया या उसे मोहरा बनाया गया है? और दूल्हा आदित्य, जो चुपचाप ये सब देख रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है? साजिशों और रिश्तों के बदलते रंगों की ये कहानी सस्पेंस से भरी है। आगे क्या होगा, जानने के लिए जुड़े रहिए। शिवन्या की जान लेने पर उतारू सुप्रिया को अचानक एक गरजती हुई आवाज रोक देती है, रुक जाओ, इसका कन्यादान हो चुका है, अब ये हमारे खानदान की बहू है। यह आवाज रायचंद परिवार के सबसे बड़े सदस्य रघुवीर रायचंद की थी। उनकी रोबीली आवाज सुनते ही सुप्रिया के हाथ ढीले पड़ गए। रघुवीर जी के चेहरे का तेज ऐसा था कि सुप्रिया की हिम्मत नहीं हुई कि वो अपनी बेटी पर दोबारा हाथ उठाए। जैसे ही सुप्रिया पीछे हटी, शिवन्या की दादी सावित्री जी दौड़कर उसके पास आईं और उसे सीने से लगा लिया। अपनी दादी की ममता पाकर शिवन्या फूट फूट कर रो पड़ी और सिसकते हुए बोली, दादी माँ, मैंने कुछ नहीं किया, मैं दीदी के साथ ऐसा कभी नहीं कर सकती। सावित्री जी और रघुवीर जी की पत्नी पुराने दोस्त थे, इसी नाते रघुवीर जी ने शिवन्या को स्वीकार कर लिया था। सावित्री जी ने प्यार से शिवन्या को चुप कराते हुए कहा, मुझे कोई सफाई नहीं चाहिए बेटा, मैं जानती हूं तू ऐसी नहीं है। अगर तूने ये कदम उठाया है तो इसके पीछे कोई बहुत बड़ी वजह होगी। सावित्री जी की बात सुनकर सुप्रिया मन ही मन डर गई। उसे लगा कि कहीं शिवन्या उसकी सारी पोल न खोल दे। अपनी चाल चलते हुए सुप्रिया तुरंत बोली, गहरी वजह ही तो है माँ जी, हमारे घर की हालत खराब है, व्यापार डूब चुका है। शिवन्या ने इतने बड़े घर की बहू बनने के लालच में अपनी बहन का दूल्हा छीन लिया। सावित्री जी ने अपनी बहू सुप्रिया को वहीं डांट दिया और कहा कि घर की आग बुझानी चाहिए, भड़कानी नहीं। लेकिन तभी सावित्री जी को महसूस हुआ कि शिवन्या का शरीर बेजान होता जा रहा है। सदमे और चोट की वजह से शिवन्या बेहोश हो गई और उसका सिर पास की मेज से टकरा गया, जिससे खून बहने लगा। पूरे कमरे में हड़कंप मच गया। आदित्य के पिता डॉक्टर को फोन करने लगे। वहीं आदित्य के चाचा बलवीर जैसे ही शिवन्या की मदद के लिए आगे बढ़े, उनकी पत्नी कामिनी ने उन्हें रोक दिया। कामिनी ने धीरे से कहा, ज्यादा नेक इंसान मत बनो, ये लड़की मुसीबत है और मैं संजना भाभी से पंगा नहीं लेना चाहती। बातों बातों में कामिनी ने संजना, आदित्य की मां पर भी तंज कसा। उसने अपने पति से कहा कि संजना भाभी बहुत शातिर हैं, उन्होंने पूरे घर को अपनी उंगलियों पर नचाया हुआ है। कामिनी को यकीन था कि संजना कभी भी शिवन्या को इस घर में टिकने नहीं देगी और उसे बाहर निकालने की कोई न कोई साजिश जरूर रचेगी। एक तरफ बेहोश और लहूलुहान शिवन्या है, दूसरी तरफ उसकी अपनी मां की धमकियां और तीसरी तरफ इस घर की अंदरूनी राजनीति। शिवन्या अपनी दादी की गोद में बेजान पड़ी थी। कमरे का माहौल तनावपूर्ण था। जब बलवीर जी आगे बढ़कर शिवन्या को उठाना चाहते थे तो उनकी पत्नी कामिनी ने उन्हें रोक दिया। लेकिन तभी रघुवीर रायचंद की कड़कती आवाज गूंजी, आदित्य, अपनी पत्नी को उठाइए और बिस्तर पर लिटाइए, बाकी सब लोग बाहर जाकर जलपान कीजिए। दादाजी का आदेश सुनते ही कमरे में मौजूद रिश्तेदार बाहर चले गए। अब वहां सिर्फ परिवार के खास सदस्य बचे थे। लेकिन आदित्य, वो तो जैसे किसी दूसरी ही दुनिया में था, सुन्न बैठा हुआ।
जब रघुवीर जी ने दोबारा गुस्से में उसे टोक कर बहू को उठाने के लिए कहा तो आदित्य उठा। उसने एक ठंडी नज़र बेहोश शिवन्या पर डाली, लेकिन उसे उठाने के बजाय वो तेजी से कमरे के बाहर निकल गया। संजना जी, आदित्य की मां ने तुरंत अपने बेटे का पक्ष लेते हुए कहा, बाबूजी, उसे थोड़ा वक्त दीजिए। पहले प्यार में धोखा मिला, फिर बड़ी मुश्किल से शादी के लिए माना तो यहाँ दुल्हन ही बदल गई। उसका भरोसा टूट चुका है। कामिनी जी ये सब देखकर मन ही मन सोच रही थीं कि संजना भाभी कितनी शातिर हैं। वह मीठी बातों से खंजर घोंपना जानती हैं और पूरे परिवार को अपनी उंगलियों पर नचा रही हैं। खैर, अंत में तेजवीर जी, आदित्य के पिता ने ही शिवन्या को उठाकर बिस्तर पर लिटाया। डॉक्टर ने आकर उसकी मरहम पट्टी की और बताया कि सिर की चोट गहरी है, उसे सुबह तक होश आएगा। रघुवीर जी ने फैसला सुनाया कि बाकी सब घर जाकर बहू के स्वागत की तैयारी करें। यहाँ विदाई के लिए सिर्फ वे खुद, तेजवीर और आदित्य रुकेंगे। लेकिन तभी आदित्य की बहन अंजलि ने आकर एक चौंकाने वाली खबर दी। आदित्य भैया गुस्से में कार लेकर कहीं चले गए हैं और किसी का फोन भी नहीं उठा रहे। ये सुनकर संजना जी बुरी तरह टूट गईं और रोने लगीं। उन्हें डर था कि कहीं गुस्से में आदित्य अपना एक्सीडेंट न कर ले, जैसा उसने पहले भी किया था। पूरा परिवार परेशान हो गया। संजना जी ने कांपते हाथों से आदित्य को फोन मिलाया। उधर सड़क पर मौत का तांडव मच रहा था। आदित्य एक हाथ से स्टीयरिंग संभाले था और दूसरे हाथ में शराब की बोतल। वो नशे और गुस्से में चूर बेहद तेज रफ्तार में कार चला रहा था। फोन बार बार बज रहा था, लेकिन वो उसे अनदेखा कर रहा था। जब संजना जी का दोबारा फोन आया तो आदित्य ने उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन फोन उसके हाथ से फिसलकर नीचे गिर गया। जैसे ही वो फोन उठाने के लिए थोड़ा नीचे झुका, सामने से आते एक तेज रफ्तार ट्रक की रोशनी सीधे उसकी आंखों पर पड़ी। अगले ही पल सन्नाटे को चीरती हुई गाड़ियों के टकराने की भयानक आवाज आई। टायर घिसकने की आवाज के बाद आदित्य की कार सड़क से नीचे गहरी खाई में जा गिरी और एक जोरदार धमाके के साथ उसमें आग लग गई। धमाके की वो गूंज जैसे ही संजना के कानों में फोन के जरिए पहुंची, उसके हाथ से फोन छूटकर गिर गया। उसे ऐसा लगा जैसे उसका कलेजा फट गया हो। पूरा रायचंद परिवार बदहवास होकर उस खाई की तरफ भागा जहां आदित्य की कार आग की लपटों में घिरी थी। खाई के पास पहुंचते ही चीख पुकार मच गई। आग इतनी भीषण थी कि पास जाना नामुमकिन था। संजना पागलों की तरह आग में कूदने की कोशिश कर रही थी, जिसे तेजवीर ने बड़ी मुश्किल से पकड़ रखा था। तभी एम्बुलेंस और पुलिस की गाड़ियां वहां पहुंची। घंटों की मशक्कत के बाद जब आग बुझाई गई तो कार के अंदर से जो मिला उसने सबकी रूह कंपा दी। कार पूरी तरह जलकर राख हो चुकी थी और उसके भीतर से एक बुरी तरह झुलसी हुई लाश बरामद हुई। संजना वहीं पथराई आंखों से देखते हुए बेहोश होकर गिर पड़ी। रघुवीर रायचंद की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनका चेहरा पत्थर जैसा सख्त हो गया था। इधर होटल के कमरे में आधी रात के बाद शिवन्या को होश आया। उसका सिर भारी था और पट्टियों से हल्का खून रिस रहा था। कमरा बिल्कुल खाली था, बस कोने में जलता हुआ एक लैंप दीवार पर डरावनी परछाइयां बना रहा था। उसे धुंधला सा याद आया कि उसकी मां ने उसका गला दबाने की कोशिश की थी और उसे डराया था। तभी कमरे का दरवाजा खुला और उसकी दादी सावित्री जी अंदर आईं। उनकी आंखें सूजकर लाल हो चुकी थीं और चेहरा सफेद पड़ गया था। शिवन्या ने लड़खड़ाती आवाज में पूछा, दादी माँ, सब कहाँ हैं? आदित्य जी कहाँ हैं? कोई बोल क्यों नहीं रहा? सावित्री जी ने रोते हुए उसे अपने सीने से लगा लिया और रुंधे गले से बोली, सब खत्म हो गया बेटा। आदित्य का एक्सीडेंट हो गया। वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। शिवन्या के पैरों तले जैसे जमीन निकल गई। वो अभी अपनी बेगुनाही साबित करने की हिम्मत जुटा ही रही थी कि नियति ने उसे अपशकुनी होने का एक और खौफनाक ठप्पा दे दिया। अगले दिन जब आदित्य का पार्थिव शरीर रायचंद निवास पहुंचा तो वहां मातम से ज्यादा प्रतिशोध की आग दहक रही थी। संजना, जो कल तक एक शातिर मां थी, अब शिवन्या की काल बन चुकी थी। जैसे ही शिवन्या ने सफेद कपड़ों में घर की दहलीज पर कदम रखा, संजना ने झपटकर उसके बाल पकड़ लिए और उसे बाहर की तरफ खींचते हुए चिल्लाई, तू इस घर की बहू नहीं, मेरे बेटे की मौत का काल बनकर आई है। पहले अपनी बहन की खुशियां निगलीं और अब मेरा इकलौता चिराग बुझा दिया। निकल जा यहां से। भीड़ में खड़ी शिवन्या की मां सुप्रिया ने देखा कि पासा पलट रहा है। उसने तुरंत संजना के पैर पकड़ लिए और रोने का नाटक करते हुए बोली, संजना जी, इसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाइए। मुझे क्या पता था कि मैं अपनी कोख में एक नागिन को पाल रही हूं। इसी ने आदित्य को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया ताकि वो गुस्से में घर छोड़कर चला जाए। शिवन्या बेबस खड़ी अपनी मां का दोहरा चेहरा देख रही थी। उसे वो धमकी याद आ रही थी जो सुप्रिया ने उसके कान में दी थी कि अगर सच बोला तो उसके पिता और दादी को सड़क पर ले आएगी। लेकिन तभी पुलिस इंस्पेक्टर वहां पहुंचे और उन्होंने सबको शांत कराया। इंस्पेक्टर ने रघुवीर रायचंद की तरफ देखते हुए कहा, हमें आदित्य जी की कार से एक अधजला पत्र और उनका फोन मिला है।
मरने से कुछ मिनट पहले उन्होंने एक मैसेज टाइप किया था जो सेंड नहीं हो पाया। इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो इस शादी और एक्सीडेंट की पूरी कहानी बदल सकती हैं। रघुवीर रायचंद ने कांपते हाथों से वो फोन लिया। जैसे ही उन्होंने वो मैसेज पढ़ा, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने एक तीखी नज़र अपनी बहू संजना पर डाली और फिर सुप्रिया की ओर मुड़े। कमरे में अचानक ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे किसी बड़े तूफान के आने की आहट हो। शिवन्या को समझ नहीं आ रहा था कि उस मैसेज में ऐसा क्या था जिसने उसके दादा ससुर के होश उड़ा दिए। रघुवीर रायचंद की आंखों में खून उतर आया था। उन्होंने गरजते हुए पुलिस इंस्पेक्टर से वो अधजला पत्र छीना और उसे जोर जोर से पढ़ने लगे। पत्र में आदित्य ने लिखा था कि वह ये शादी अपनी मर्जी से नहीं बल्कि अपनी मां संजना के दबाव में कर रहा था, क्योंकि संजना ने शिवानी के परिवार का सारा कर्ज चुकाने के बदले ये सौदा किया था। लेकिन पत्र की आखिरी लाइन सबसे भयानक थी। मुझे पता चल गया है कि शिवानी भागी नहीं है, उसे गायब किया गया है और इसमें मां के साथ सुप्रिया आंटी भी शामिल हैं। ये सुनते ही सुप्रिया के चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। उसने तुरंत संजना की तरफ देखा, लेकिन संजना खुद को संभालते हुए चिल्लाई, ये झूठ है। मेरा बेटा नशे में था, उसे नहीं पता था वो क्या लिख रहा है। ये सब इस शिवन्या की चाल है, उसने ही आदित्य को भड़काया होगा। संजना ने बात पलटने के लिए शिवन्या को धक्का देना चाहा, लेकिन इस बार रघुवीर जी ने बीच में आकर संजना का हाथ हवा में ही रोक दिया। उन्होंने ठंडे और कटीले स्वर में कहा, बस संजना, अब तक मैं चुप था क्योंकि मुझे लगा मेरा पोता दुखी है, पर अब शक की सुई तुम पर भी है। तभी इंस्पेक्टर ने दूसरा धमाका किया। उन्होंने बताया कि कार की फॉरेंसिक जांच में पता चला है कि ब्रेक फेल नहीं हुए थे, बल्कि ब्रेक पाइप को जानबूझकर काटा गया था। यानी ये सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि कत्ल की साजिश थी। ये सुनकर पूरे घर में सन्नाटा पसर गया। कानीन, जो अब तक तमाशा देख रही थी, धीरे से मुस्कुराई और बोली, मैंने तो पहले ही कहा था कि संजना भाभी बहुत दूर की सोचती हैं। शायद आदित्य सच के बहुत करीब पहुंच गया था, इसलिए उसे रास्ते से हटाना जरूरी हो गया। अपनी मां की असलियत और अपनी जान पर आए खतरे को देख शिवन्या ने अब और चुप रहना ठीक नहीं समझा। वो आगे बढ़ी और अपनी मां सुप्रिया की आंखों में आंखें डालकर बोली, अब बस मां, आपने कहा था कि अगर मैं चुप रही तो आप पापा और दादी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगी, लेकिन अब आदित्य जी की जान जा चुकी है। अब मैं और पाप नहीं सहूंगी। शिवन्या ने चीखते हुए सबके सामने खुलासा किया कि शादी वाली रात सुप्रिया ने ही शिवानी दीदी को बेहोश करके कहीं भिजवाया था और शिवन्या को जबरदस्ती दुल्हन के लिबास में बिठाया था, ताकि रायचंद परिवार से मिलने वाला मोटा दहेज और बिजनेस डील हाथ से न निकल जाए। सुप्रिया ने गुस्से में शिवन्या पर हमला करना चाहा, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। संजना ने खुद को बचाने के लिए सारा इल्जाम सुप्रिया पर मढ़ना शुरू कर दिया। मुझे कुछ नहीं पता। सुप्रिया ने ही कहा था कि उसकी बड़ी बेटी भाग गई है और इज्जत बचाने के लिए छोटी को बिठाना पड़ेगा, लेकिन तभी घर के मुख्य दरवाजे पर एक एम्बुलेंस आकर रुकी। एम्बुलेंस से जो शख्स बाहर निकला, उसे देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो शिवानी थी, बेहोश, बदहवास और घायल हालत में। उसके साथ एक वार्ड बॉय था, जिसने बताया कि इसे शहर के बाहर एक पुराने गोदाम में बांधकर रखा गया था। शिवानी को देखते ही सुप्रिया और संजना के चेहरों पर मौत सी सफेदी छा गई। अब राज पूरी तरह खुल चुका था। रघुवीर रायचंद ने पुलिस को इशारा किया और पुलिस सुप्रिया और संजना दोनों को हथकड़ी लगाने लगी। जैसे ही पुलिस उन्हें ले जाने लगी, संजना पागलों की तरह हंसने लगी और बोली, तुमने मुझे तो बर्बाद कर दिया पिताजी, पर याद रखना आदित्य की लाश भी आपको नसीब नहीं हुई। जो राख आप लाए हैं, क्या पता वो किसकी है। संजना की इस बात ने एक नया सस्पेंस खड़ा कर दिया। क्या खाई में जलने वाला शख्स वाकई आदित्य था, या फिर इस खौफनाक खेल का कोई और सिरा अभी बाकी था? संजना की उस खौफनाक हंसी ने रघुवीर रायचंद और शिवन्या के मन में एक गहरा संदेह पैदा कर दिया। पुलिस संजना और सुप्रिया को घसीटते हुए ले गई, लेकिन जाते जाते संजना के कहे शब्दों ने घर की हवा भारी कर दी थी। शिवानी को तुरंत अस्पताल के बेड पर लिटाया गया, जहां डॉक्टर उसकी हालत स्थिर करने की कोशिश कर रहे थे। शिवन्या अपनी बहन के पास बैठी रो रही थी, पर उसकी आंखों में अब बेबसी नहीं बल्कि उन सवालों के जवाब ढूंढने की तड़प थी जो आदित्य के गायब होने से जुड़े थे। रघुवीर जी ने तुरंत पुलिस कमिश्नर को फोन किया और उस शव की दोबारा डीएनए जांच कराने की मांग की जिसे वे आदित्य समझकर लाए थे। कुछ घंटों बाद जब शिवानी को हल्का होश आया तो उसके कांपते होठों ने जो बताया वो और भी चौंकाने वाला था। शिवानी ने सिसकते हुए कहा कि जिस गोदाम में उसे रखा गया था वहां उसने आदित्य की आवाज सुनी थी। आदित्य उसे बचाने आया था, लेकिन वहां कुछ नकाबपोश लोग पहले से मौजूद थे। उन्होंने आदित्य के सिर पर हमला किया और उसे बेहोशी की हालत में अपनी ही कार की पिछली सीट पर डाल दिया। शिवानी की बात सुनकर शिवन्या को एक उम्मीद की किरण दिखी। अगर आदित्य पिछली सीट पर था तो कार चला कौन रहा था? पुलिस की तफ्तीश में एक नई बात सामने आई कि खाई में गिरने से पहले कार का पिछला दरवाजा खुला था।
क्या आदित्य उस जलती हुई कार से बाहर निकल पाया था, या फिर वो लाश वाकई आदित्य की ही थी? इसी बीच अस्पताल के बाहर एक अनजान आदमी ने शिवन्या को एक लिफाफा थमाया और भीड़ में गायब हो गया। शिवन्या ने कांपते हाथों से वो लिफाफा खोला। अंदर एक छोटी सी पेन ड्राइव थी और एक पर्चा जिस पर लिखा था, सच वो नहीं जो दिख रहा है, सच वो है जिसे दबा दिया गया। रघुवीर जी और शिवन्या ने अस्पताल के लैपटॉप पर वो पेन ड्राइव लगाई। उसमें एक वीडियो रिकॉर्डिंग थी। वीडियो आदित्य के डैशबोर्ड कैमरे की थी। वीडियो में साफ दिख रहा था कि कार खाई में गिरने से चंद सेकंड पहले एक साया कार से बाहर कूदा था, और वो साया कोई और नहीं बल्कि बलवीर रायचंद का वफादार नौकर था। तभी वीडियो में पीछे की सीट पर हलचल हुई। आदित्य, जो खून से लथपथ था, उसने अपनी आंखें खोली और खिड़की से बाहर कूदने की कोशिश की, लेकिन तभी कार एक बड़े पत्थर से टकराई और सीधे खाई में जा गिरी। वीडियो वहीं खत्म हो गया। शिवन्या की चीख निकल गई, लेकिन रघुवीर जी की पैनी नजरें कुछ और देख रही थीं। उन्होंने वीडियो को जूम किया और देखा कि जहां कार गिरी थी वहां पानी का एक छोटा सा बहाव था जो पास की एक गुफा की तरफ जाता था। अगले ही पल रघुवीर रायचंद ने अपनी पूरी टीम और गोताखोरों को उस खाई की गहराई में फिर से उतारा। पूरे 2 दिन की मशक्कत के बाद गुफा के मुहाने पर एक फटा हुआ कोट का टुकड़ा मिला जिस पर आदित्य के नाम का ब्रोच लगा था। क्या आदित्य घायल हालत में उस गुफा के अंदर है, या फिर ये उसे गुमराह करने की कोई नई चाल है? उधर जेल में बंद संजना ने एक नया खुलासा करने की शर्त रखी कि वो तभी बोलेगी जब शिवन्या उससे अकेले में मिलने आएगी। शिवन्या जब जेल की उस अंधेरी कोठरी के सामने पहुंची तो संजना के चेहरे पर पछतावा नहीं बल्कि एक अजीब सी जीत की मुस्कान थी। शिवन्या ने सलाखों के पीछे खड़ी उस औरत की आंखों में झांकते हुए पूछा कि अब कौन सा खेल बाकी रह गया है। संजना करीब आई और फुसफुसाते हुए बोली कि उसने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही सच बोला था कि वो राख आदित्य की नहीं है। संजना ने बताया कि आदित्य को रास्ते से हटाने का ठेका उसने नहीं बल्कि रायचंद परिवार के ही उस सदस्य ने दिया था जो अब तक सबसे शरीफ बन रहा है। संजना ने खुलासा किया कि बलवीर और कामनी तो सिर्फ प्यादे हैं, असली खिलाड़ी वो है जिसे आदित्य ने व्यापार के काले चिट्ठों के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया था। संजना ने शिवन्या को चेतावनी दी कि जिस गुफा की तरफ रघुवीर जी के लोग जा रहे हैं वो कोई रास्ता नहीं बल्कि मौत का जाल है। वहां बम फिट किए गए हैं ताकि जो भी आदित्य को ढूंढने जाए वो जिंदा वापस न आए। शिवन्या का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने बिना समय गवाए रघुवीर जी को फोन लगाने की कोशिश की, लेकिन पहाड़ी इलाका होने के कारण सिग्नल नहीं मिल रहे थे। वो पागलों की तरह अस्पताल से बाहर निकली और खुद उस खाई की ओर भागी। उसे अपनी जान की परवाह नहीं थी, उसे बस उस इंसान को बचाना था जिसे उसने अनजाने में ही सही अपना पति स्वीकार कर लिया था। उधर गुफा के मुहाने पर रघुवीर जी और उनकी टीम जैसे ही अंदर कदम रखने वाली थी तभी एक जोरदार धमाका हुआ। पूरी पहाड़ी कांप उठी और गुफा का मुहाना बड़े बड़े पत्थरों से बंद हो गया। दूर खड़ी शिवन्या ने ये मंजर देखा और उसकी रूह कांप गई। उसे लगा कि सब कुछ खत्म हो गया। वो मलबे के पास पहुंचकर अपने हाथों से पत्थर हटाने लगी। उसके नाखूनों से खून निकलने लगा, लेकिन वो नहीं रुकी। तभी मलबे के दूसरी तरफ से एक बेहद धीमी और दर्द भरी आवाज आई। वो आवाज आदित्य की थी, जो गुफा के एक संकरे कोने में फंसा हुआ था। आदित्य ने अंदर से चिल्लाकर कहा कि कोई भी पास ना आए क्योंकि अंदर अभी और विस्फोटक हो सकते हैं। लेकिन शिवन्या ने हार नहीं मानी। उसने पास पड़े एक लोहे के रॉड से पत्थरों को हटाने का रास्ता बनाया। घंटों की मेहनत के बाद जब एक छोटा सा छेद हुआ तो उसने देखा कि आदित्य लहूलुहान हालत में अंदर बैठा है, लेकिन उसके हाथ में एक फाइल थी। आदित्य ने कमजोर आवाज में कहा कि ये फाइल ही वो वजह है जिसके लिए उसे मारने की कोशिश की गई। इस फाइल में तेजवीर रायचंद के उन गुनाहों का कच्चा चिट्ठा था जिन्होंने सालों पहले रघुवीर जी के बड़े भाई का कत्ल किया था। शिवन्या सन्न रह गई। जिस तेजवीर ने उसे सहारा दिया, जिसने उसे बिस्तर पर लिटाया, वही इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड था। तेजवीर ने ही संजना और सुप्रिया को मोहरा बनाया था ताकि वो रायचंद साम्राज्य पर अकेला राज कर सके। तभी पीछे से एक बंदूक के लोड होने की आवाज आई। शिवन्या ने मुड़कर देखा तो तेजवीर हाथ में पिस्टल लिए खड़ा था। उसकी आंखों में अब वो ममता नहीं बल्कि हैवानियत थी। उसने कहा कि जो काम आग और बम नहीं कर पाए वो अब उसकी गोली करेगी। जैसे ही तेजवीर ने ट्रिगर दबाने के लिए उंगली घुमाई, पीछे से एक गोली चली और तेजवीर के हाथ से पिस्टल छिटककर गिर गई। वो रघुवीर जी थे जो दूसरे रास्ते से बाहर निकल आए थे। पुलिस ने तेजवीर को चारों तरफ से घेर लिया। आदित्य को सुरक्षित बाहर निकाला गया। जब आदित्य और शिवन्या की नजरें मिली तो उन दोनों की आंखों में हजारों सवाल और एक अनकहा एहसास था। तेजवीर को पुलिस घसीटते हुए ले गई, लेकिन जाते जाते उसकी चीखें पूरे पहाड़ी इलाके में गूंज रही थीं। आदित्य को तुरंत एम्बुलेंस में डालकर अस्पताल ले जाया गया। उसकी हालत गंभीर थी, लेकिन उसकी मुट्ठी में वो फाइल अब भी दबी हुई थी
जो इस परिवार के काले सच की गवाह थी। शिवन्या पूरे रास्ते आदित्य का हाथ थामे रही। उसके दिमाग में वे सारी बातें घूम रही थीं जो पिछले 24 घंटों में घटित हुई थीं। वो लड़की जिसे कल तक पूरा समाज और परिवार धिक्कार रहा था, आज वही इस खानदान के वारिस की रक्षक बनी थी। अस्पताल पहुंचते ही आदित्य को ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया। बाहर गलियारे में रघुवीर रायचंद एक बेंच पर बेजान से बैठे थे। उनकी आंखों के सामने से वो सारा भ्रम हट चुका था जिसे उन्होंने सालों से पाल रखा था। उन्होंने अपनी बहू संजना, बेटे तेजवीर और समधिन सुप्रिया पर भरोसा किया था, जबकि असली गद्दार उनके अपने ही कमरे में छिपे थे। उन्होंने शिवन्या की तरफ देखा, जो खून और मिट्टी से सनी हुई एक कोने में बैठी प्रार्थना कर रही थी। रघुवीर जी उठे और धीमे कदमों से उसके पास जाकर उसके सिर पर हाथ रखा। उनकी आंखों में ग्लानि के आंसू थे। उन्होंने कहा कि आज इस खानदान की लाज किसी ने बचाई है तो वो वही लड़की है जिसे उन्होंने अपमान के सिवा कुछ नहीं दिया। कई घंटों के इंतजार के बाद डॉक्टर बाहर निकले और खबर दी कि आदित्य अब खतरे से बाहर है। जैसे ही शिवन्या आदित्य के कमरे में दाखिल हुई, उसने देखा कि आदित्य होश में था। आदित्य ने कमजोर नजरों से शिवन्या को देखा। उसकी आंखों में वो नफरत अब नहीं थी जो शादी के मंडप में दिखी थी। उसने धीरे से कहा कि उसने गुफा के अंधेरे में सिर्फ एक ही साया देखा था जो उसे मौत से खींचकर बाहर ला रहा था, और वो साया शिवन्या का था। आदित्य ने स्वीकार किया कि वो अपनी मां और सुप्रिया के बुने जाल में फंसकर उसे गुनहगार समझ बैठा था, पर सच तो ये था कि शिवन्या इस पूरे खेल की सबसे बड़ी शिकार थी। उधर जेल में सुप्रिया और संजना एक दूसरे पर इल्जाम लगा रही थीं, लेकिन अब उनके बचने का कोई रास्ता नहीं था। रघुवीर जी ने फैसला किया कि सुप्रिया के पति और दादी मां की जिम्मेदारी अब रायचंद परिवार उठाएगा और सुप्रिया को उसके कर्मों की पूरी सजा दिलाई जाएगी। शिवानी, जो अब धीरे धीरे ठीक हो रही थी, उसने भी शिवन्या से माफी मांगी कि उसकी वजह से शिवन्या को ये सब झेलना पड़ा। कुछ हफ्तों बाद जब आदित्य पूरी तरह ठीक होकर घर लौटा तो रायचंद निवास का माहौल बदल चुका था। रघुवीर जी ने घोषणा की कि ये शादी भले ही धोखे और साजिशों के बीच हुई थी, लेकिन शिवन्या ने अपने त्याग और साहस से इस रिश्ते को पवित्र बना दिया है। उन्होंने दोबारा उन दोनों की शादी की रस्में पूरी करवाईं, पर इस बार कोई मातम नहीं था। कामिनी और बलवीर, जो अब भी घर के किसी कोने में अपनी अगली चाल की फिराक में थे, वे रघुवीर जी के सख्त रवैये के आगे बेबस थे। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। जिस रात शिवन्या और आदित्य अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने वाले थे, शिवन्या को आदित्य के पुराने कमरे की दराज से एक डायरी मिली। उस डायरी के आखिरी पन्ने पर कुछ ऐसा लिखा था जिसने शिवन्या के चेहरे की मुस्कान फिर से छीन ली। उसमें आदित्य ने लिखा था कि वो शिवानी से नहीं बल्कि किसी तीसरी लड़की से प्यार करता था, जो इस पूरी साजिश के पीछे का असली राज जानती थी, और अब वो गायब है। शिवन्या को एहसास हुआ कि साजिशों की ये परतें जितनी गहरी दिख रही थीं, असलियत उससे कहीं ज्यादा उलझी हुई है। शिवन्या के हाथ से वो डायरी छूटकर फर्श पर गिर गई। कमरे की खिड़की से आती ठंडी हवा ने माहौल को और भी भारी बना दिया था। वो तीसरी लड़की कौन थी, और अगर आदित्य किसी और से प्यार करता था तो उसने शिवन्या के साथ फिर से 7 फेरे क्यों लिए? शिवन्या के मन में सवालों का बवंडर उठ रहा था। तभी कमरे का दरवाजा खुला और आदित्य अंदर आया। उसने फर्श पर गिरी डायरी देखी और उसके चेहरे के भाव अचानक बदल गए। उसकी आंखों में वो कोमलता गायब हो गई जो अस्पताल में दिखी थी, और उसकी जगह एक गहरी खामोशी ने ले ली। आदित्य ने झुककर डायरी उठाई और उसे दराज में बंद कर दिया। उसने शिवन्या की तरफ देखे बिना कहा कि कुछ सच ऐसे होते हैं जिन्हें दफन ही रहने देना चाहिए। लेकिन शिवन्या अब वो दबी कुचली लड़की नहीं थी। उसने आदित्य का हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर घुमाया और पूछा कि क्या उसका उसे बचाना और ये शादी सब एक दिखावा था। आदित्य ने एक लंबी सांस ली और खिड़की की ओर देखते हुए बताया कि उस लड़की का नाम माया था। वो रायचंद साम्राज्य की पुरानी अकाउंटेंट की बेटी थी, और उसे तेजवीर के काले कारनामों के ऐसे सबूत मिले थे जो इस फाइल से भी बड़े थे। माया रहस्यमयी तरीके से उसी दिन गायब हुई थी जिस दिन आदित्य और शिवानी की शादी तय हुई थी। आदित्य ने खुलासा किया कि उसे शक था कि माया को मारने के लिए शिवानी के परिवार का इस्तेमाल किया गया है, इसीलिए वो इस शादी के खिलाफ था। लेकिन अब जब सब कुछ सामने आ चुका है, उसे डर है कि माया शायद अब इस दुनिया में नहीं है। इसी बीच घर के बाहर एक काली गाड़ी रुकी। एक अनजान आदमी ने सुरक्षाकर्मियों को चकमा देकर घर के अंदर एक पार्सल फेंका। जब रघुवीर जी ने वो पार्सल खोला तो अंदर एक पुरानी घड़ी थी, वही घड़ी जो रघुवीर जी ने सालों पहले अपने उस बड़े भाई को दी थी जिसका कत्ल हुआ था। घड़ी के पीछे खून से एक संदेश लिखा था, इंसाफ अभी अधूरा है। पूरे घर में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। तेजवीर तो जेल में था, फिर ये संदेश किसने भेजा? तभी आदित्य के फोन पर एक गुमनाम वीडियो कॉल आया। स्क्रीन पर धुंधली सी रोशनी में एक चेहरा दिखाई दिया, जिसे देखते ही आदित्य के होश उड़ गए। वो माया थी, लेकिन वो किसी कालकोठरी में बंद थी और उसके पीछे कोई साया खड़ा था।
उस साये ने अपनी पहचान उजागर नहीं की, पर उसकी आवाज़ जानी पहचानी थी। उसने कहा कि असली खेल तो अब शुरू हुआ है, और अगर आदित्य अपनी इस नई पत्नी को बचाना चाहता है तो उसे वो फाइल जलानी होगी जो उसने पुलिस को सौंपी है। शिवन्या ने आदित्य की आंखों में बेबसी देखी। उसे समझ आ गया कि साजिश का जाल सिर्फ तेजवीर तक सीमित नहीं था। जेल के अंदर से भी कोई डोर हिला रहा था। रघुवीर जी ने पुलिस को इत्तला दी, लेकिन उस कॉल को ट्रेस करना नामुमकिन था। इसी बीच कामिनी चाची, जो अब तक चुप थीं, अचानक जोर जोर से हंसने लगीं। उन्होंने कहा कि तुम सब जिसे अंत समझ रहे हो, वो तो सिर्फ एक मोहरा था। असली दुश्मन तो इस घर की नींव में छिपा है। कामिनी ने इशारा किया कि रघुवीर जी का वो बड़ा भाई जिसका कत्ल हुआ माना गया था, शायद वो कभी मरा ही नहीं था। शिवन्या को अब एहसास हुआ कि वो जिस आग में कूदी है वो उसकी सोच से कहीं ज्यादा भयंकर है। एक तरफ आदित्य का पुराना प्यार माया की जिंदगी खतरे में थी, और दूसरी तरफ पूरा रायचंद परिवार एक ऐसे दुश्मन के निशाने पर था जिसे सब मरा हुआ समझ चुके थे। उसी रात शिवन्या ने फैसला किया कि वो चुपचाप इस घर से निकलेगी और उस साये का पीछा करेगी जो पार्सल देकर गया था। उसने अपनी दादी का आशीर्वाद लिया और अंधेरी रात में उस काली गाड़ी के सुराग ढूंढने निकल पड़ी। क्या शिवन्या माया तक पहुंच पाएगी? और क्या वो साया वाकई रघुवीर जी का बड़ा भाई है जो इंतकाम लेने लौटा है? कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई थी जहां अपनों और परायों की पहचान करना नामुमकिन था। शिवन्या अंधेरे का फायदा उठाते हुए घर के पिछले दरवाजे से निकली। उसे दूर सड़क के मोड़ पर वही काली गाड़ी खड़ी दिखाई दी। जैसे ही वो करीब पहुंची, गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी, जैसे उसे किसी खास जगह ले जा रही हो। शिवन्या ने बिना डरे एक टैक्सी ली और उसका पीछा किया। शहर की चकाचौंध को पीछे छोड़ते हुए वो गाड़ी एक पुरानी, वीरान हवेली के सामने रुकी। ये वही हवेली थी जो दशकों से बंद पड़ी थी और जिसे रायचंद परिवार का शापित हिस्सा कहा जाता था। शिवन्या ने हवेली के टूटे हुए दरवाजे से अंदर कदम रखा। अंदर धूल और मकड़ी के जालों के बीच दीवार पर एक आदमकद तस्वीर टंगी थी। तस्वीर को देखकर शिवन्या के रोंगटे खड़े हो गए। वो तस्वीर रघुवीर जी के बड़े भाई शमशेर रायचंद की थी, लेकिन उनके बगल में खड़ी औरत कोई और नहीं बल्कि आदित्य की चाची कामिनी थी। शिवन्या को समझ आया कि कामिनी सिर्फ एक लालची चाची नहीं थी, बल्कि वो शमशेर की वफादार और इस पूरे षड्यंत्र की सबसे बड़ी राजदार थी। तभी हवेली की ऊपरी मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई। शिवन्या दबे पांव ऊपर पहुंची, जहां एक कमरे में माया जंजीरों से बंधी हुई थी। माया की हालत नाजुक थी, वह बार बार किसी का नाम पुकार रही थी। जैसे ही शिवन्या ने माया की जंजीरें खोलने की कोशिश की, पीछे से एक भारी आवाज गूंजी, इतनी जल्दी क्या है बहू? अभी तो पूरा हिसाब चुकता करना बाकी है। शिवन्या ने पलटकर देखा तो सामने एक नकाबपोश शख्स खड़ा था, जिसके हाथ में वही पुरानी घड़ी थी। उस शख्स ने धीरे से अपना नकाब हटाया। वो चेहरा देखकर शिवन्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो कोई और नहीं बल्कि बलवीर रायचंद था, आदित्य के चाचा, जिन्हें सब डरा सहमा और कामिनी का गुलाम समझते थे। बलवीर ने ठहाका लगाते हुए कहा कि उसने सालों तक एक कमजोर इंसान होने का नाटक किया ताकि किसी को शक न हो। शमशेर रायचंद मरा नहीं था, बल्कि उसे बलवीर ने ही कैद करके रखा था ताकि वो रायचंद साम्राज्य की वसीयत पर उसके दस्तखत ले सके। माया को इसलिए अगवा किया गया क्योंकि उसे उस वसीयत के बारे में पता चल गया था, जिसे बलवीर ने जाली तरीके से अपने नाम करवाया था। बलवीर ने शिवन्या की तरफ बंदूक तानते हुए कहा कि आज रात ये हवेली जल जाएगी और इसके साथ ही आदित्य का प्यार और उसकी पत्नी दोनों का नामो निशान मिट जाएगा। उसने कमरे में मिट्टी का तेल छिड़कना शुरू कर दिया। उधर आदित्य को शिवन्या का छोड़ा हुआ एक छोटा सा नोट मिला जिसमें उसने हवेली का जिक्र किया था। आदित्य पुलिस और रघुवीर जी के साथ बदहवास होकर हवेली की ओर निकल पड़ा। आग की लपटें उठने लगी थीं। धुआं कमरे में भर गया था और माया बेहोश हो चुकी थी। शिवन्या ने अपनी जान पर खेलकर कमरे की खिड़की का शीशा तोड़ा और माया को बाहर की ओर धकेलने की कोशिश की। तभी बलवीर ने ट्रिगर दबाया, लेकिन ऐन वक्त पर आदित्य ने कमरे के अंदर छलांग लगाई और बलवीर को टक्कर मार दी। गोली दीवार में जा लगी। दोनों भाइयों के बीच खूनी संघर्ष शुरू हो गया। आग की लपटों के बीच पूरी हवेली ढहने के कगार पर थी। रघुवीर जी ने पुलिस के साथ मिलकर बलवीर को काबू किया। शिवन्या और आदित्य ने मिलकर माया को बाहर निकाला। जैसे ही वे हवेली की दहलीज से बाहर आए, पूरी इमारत एक जोरदार धमाके के साथ गिर गई। बलवीर और कामिनी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन मलबे के नीचे से एक और गुप्त रास्ता मिला जो एक काल कोठरी की ओर जाता था। वहां से एक अधेड़ उम्र का शख्स मिला जिसकी आंखों की रोशनी जा चुकी थी। वो असली शमशेर रायचंद थे, जिन्हें बलवीर ने सालों से जिंदा दफन कर रखा था। सुबह की पहली किरण के साथ रायचंद परिवार के सारे दुश्मन अब सलाखों के पीछे थे। आदित्य ने माया को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां वो धीरे धीरे ठीक होने लगी।
शिवन्या को लगा कि अब उसका काम पूरा हो गया है और वो आदित्य की जिंदगी से दूर चली जाएगी ताकि वो माया के साथ रह सके। लेकिन जब वो अपना सामान समेटकर घर से निकलने लगी तो आदित्य ने उसका रास्ता रोक लिया। आदित्य ने शिवन्या के हाथ से उसका बैग छीन लिया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा कि माया उसका अतीत थी और वो हमेशा उसकी रक्षा करेगा, लेकिन उसका वर्तमान और भविष्य सिर्फ शिवन्या है। उसने वो डायरी शिवन्या के सामने जला दी और कहा कि वो उन पन्नों को अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए मिटा रहा है। आदित्य के शब्दों ने शिवन्या के मन के सारे संशय मिटा दिए। उसने पहली बार आदित्य की आंखों में अपने लिए वो सम्मान और प्रेम देखा जिसके लिए वो अब तक तरस रही थी। रघुवीर रायचंद ने आगे बढ़कर दोनों को आशीर्वाद दिया और घोषणा की कि अब से इस घर की बागडोर शिवन्या के हाथों में होगी। शमशेर रायचंद की वापसी ने परिवार को फिर से पूर्ण कर दिया था। सालों का अंधेरा छंट चुका था और रायचंद निवास अब साजिशों का अड्डा नहीं बल्कि एक खुशहाल घर बन गया था। उधर अदालत ने तेजवीर, संजना और सुप्रिया को उनके जघन्य अपराधों के लिए उम्र कैद की सजा सुनाई। जेल की सलाखों के पीछे सुप्रिया अपनी हार पर आंसू बहा रही थी, जबकि शिवन्या ने अपने पिता और दादी को ससम्मान अपने पास बुला लिया। शिवानी भी अब पूरी तरह स्वस्थ होकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए स्वतंत्र थी। माया ने ठीक होने के बाद शिवन्या का शुक्रिया अदा किया और शहर छोड़कर अपनी आगे की पढ़ाई के लिए विदेश चली गई। वक्त बदला और धीरे धीरे जख्म भरने लगे। 1 साल बाद रायचंद हवेली फिर से रोशनी से जगमगा रही थी, लेकिन इस बार मौका किसी मजबूरी की शादी का नहीं बल्कि शिवन्या और आदित्य की सालगिरह का था। आदित्य ने शिवन्या का हाथ थामकर सबके सामने कहा कि रिश्ते खून से नहीं बल्कि साथ और भरोसे से बनते हैं। शिवन्या की आंखों में अब अपमान के आंसू नहीं बल्कि जीत और सुकून की चमक थी। साजिशों की आग में तपकर सोना कुंदन बन चुका था। इस तरह नफरत और धोखे के मलबे पर प्यार और सच्चाई की एक अटूट नींव पड़ी और कहानी का सुखद अंत हुआ। अगर आपको साजिशों और रिश्तों की ये रोमांचक कहानी पसंद आई है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप अगली कहानी का कोई भी अपडेट मिस न करें। इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको शिवन्या का साहस कैसा लगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।